हेलो बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक राइशानी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के सेशन में हम मेनली एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेब साइकिल। कुछ बच्चों को कुछ भी कर लो, ये क्रेब साइकिल लर्न होती ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। तो चलो आज हम देखते हैं कि क्रेब साइकिल सच्ची में इतना डिफिकल्ट है कि ईजी है। क्रेब साइकिल के बारे में, साइकिल स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हम सीख लेंगे। क्रेब साइकिल के सबसे पहले बच्चों लोग दूसरे नाम क्या क्या है? क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या है? TCA साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल। एक दूसरा पॉइंट, क्रेब साइकिल स्ट्रिक्टली एरोबिक कंडीशंस में होता है। ये स्ट्रिक्टली कौन से कंडीशन में होता है? एरोबिक, स्ट्रिक्टली एरोबिक कंडीशंस में होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्रेब साइकिल की लोकेशन क्या है? क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल कहां पे होता है बच्चों लोग? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब साइकिल। सारे के सारे एंजाइम्स ऑफ द क्रेब साइकिल्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उस केस में क्रेब साइकिल होगा क्या? नहीं जी, नहीं होगा। ऐसे कौन से सेल्स है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? आरबीसी जैसे सेल्स है जिसमें क्रेब साइकिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके बाद क्रेब साइकिल इज एम्फीबोलिक इन नेचर। आप बोलोगे सर एम्फीबोलिक क्या होता है? एम्फी यानी कि बोथ, बोलिक यानी कि, एम्फीबोलिक यानी कि इट इज बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। नॉर्मली रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैटाबॉलिज्म यानी कि क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो वही एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मली रेस्पिरेशन है कैटाबॉलिक, बट क्रेब साइकिल है दोनों भी, एनाबॉलिक भी है और कैटाबॉलिक भी है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक इन नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक कि क्रेब साइकिल ये तीनों के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। क्रेब साइकिल तीनों के भी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के और प्रोटीन में। तो ये है बच्चे लोग क्रेब साइकिल के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब एक्चुअल साइकिल पे देखते हैं, इस पे से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को इग्नोर ना करो। अब आते हैं ये क्रेब साइकिल की मेन साइकिल पे। कलर चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के बता पाऊंगा। चलो बच्चे लोग, क्रेब साइकिल की शुरुआत हमें पता है कहां से हो रही थी? एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल को ए कहां से फॉर्म हुआ था? लास्ट पार्ट में हमने देखा था पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल को ए। उसके लिए बेसिकली हो रही थी कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। एंजाइम वाज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो एसिटिल को ए यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए, ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड था? ये था 2 कार्बन वाला कंपाउंड। अब ये कंबाइन करता है 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटेट के साथ। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटेट के साथ ये कंबाइन कर रहा है। 2+4 कितने होता है? 6 कार्बन का साइट्रेट बनाता है। ये 6 कार्बन का क्या बनाता है? साइट्रेट। तो ये साइट्रेट फॉर्म हो जाता है 6 कार्बन का। एंजाइम होता है साइट्रेट सिंथेस। एंजाइम क्या है? साइट्रेट सिंथेस। सबसे इजी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 1 में कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिल को ए कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसीटेट। आपको कैसे लर्न करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ मेरे पीछे दोहराना। एसिटिल को ए 2 कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन टू फॉर्म साइट्रेट, a 6 कार्बन कंपाउंड। साइट्रेट, a 6 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम इज साइट्रेट सिंथेस। एंजाइम इज साइट्रेट सिंथेस। अब ये जो साइट्रेट फॉर्म हुआ है, यानी कि साइट्रिक एसिड जो फॉर्म हुआ है, अब ये 2 स्टेप रिएक्शन में बनाता है आइसोसाइट्रेट। साइट्रेट का भाई होता है आइसोसाइट्रेट, उसका जस्ट आइसोमर है, बट ये कितने स्टेप्स में हो रहा है? 2 स्टेप में। सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या होता है? पानी बाहर जाता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट है सीस एकोनिटेट। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है बच्चे लोग? सीस एकोनिटेट।
सी सैकोनेटेड करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, साइट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सी सैकोनेटेड, रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। ये 2 नंबर की रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। और फिर 3 नंबर की रिएक्शन होती है हाइड्रेशन। 3 नंबर की रिएक्शन क्या है, हाइड्रेशन, यानी कि वाटर फिर से ऐड हो जाता है। पहले पानी बाहर जाता है, उसके बाद पानी ऐड होता है। सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन, फिर होता है हाइड्रेशन। इंटरमीडिएट है सी सैकोनेटेड, सी सैकोनेटेड का कन्वर्जन हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में। इन दोनों रिएक्शंस के लिए एक ही एंजाइम है, एकोनेटेज। दोनों रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम है, एकोनेटेज। तो आपको कैसे बोलना है मेरे साथ, ये याद रखना। अब इन सेकेंड रिएक्शन साइट्रेट अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस सी सैकोनेटेड। सी सैकोनेटेड अंडरगोज हाइड्रेशन टू प्रोड्यूस आइसोसाइट्रेट and enzyme is aconitase, enzyme is aconitase। अब बच्चे लोग आइसोसाइट्रेट जो फॉर्म हुआ है, ये आइसोसाइट्रेट ये 2 स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाएगा। ये कितने स्टेप्स में बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, 2 स्टेप में। अब 2 स्टेप कौन सी है, सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन और फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये इंटरमीडिएट का नाम पता है आपको क्या है, इंटरमीडिएट का नाम है इंटरमीडिएट का नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट। इंटरमीडिएट का नाम है बच्चे लोग ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो फर्स्ट रिएक्शन में पहली 3 रिएक्शंस हो गई, अब ये फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, आइसोसाइट्रेट का होता है ऑक्सीडेशन। आइसोसाइट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन कौन लेगा, NAD+ हाइड्रोजन लेता है, NADH बन जाता है और इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट। कौन फॉर्म होता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है, अब इसमें से एक CO2 बाहर चला जाता है। ये सारे के सारे कितने कार्बन के थे, 6। ऑक्सैलोसक्सिनेट भी कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। 6 कार्बन में से एक कार्बन बाहर निकाल दो, कितना बचा, 5 कार्बन। तो एक 5 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द एंटायर प्रोसेस। अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म होता है। चौथी और ये 5वीं रिएक्शन दोनों के लिए एक ही एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। 5 रिएक्शन तो हो भी गई बच्चे लोग, देखते देखते। चलो एक एक फटाफट हम रिवाइज करते हैं। A 2 carbon compound acetyl-CoA combines with 4 carbon oxaloacetate to produce 6 carbon citrate. Enzyme is citrate synthase. Citrate undergoes dehydration to produce cis-aconatate, which undergoes hydration to produce isocitrate. Isocitrate enzyme is aconitase. Isocitrate, a 6 carbon compound, undergoes oxidation to produce oxalosuccinate. Oxalosuccinate undergoes decarboxylation to produce alpha ketoglutarate. एंजाइम इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम कौन सा है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो 5 कार्बन का बना है बच्चे लोग, अब ये आपको कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन याद है, टाइप ऑफ रिएक्शन वाज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो वही होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का कंपाउंड, इसको ऑक्सीडेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और लेगा NAD+, NAD+ बन जाएगा NADH, NAD+ क्या बन जाएगा, NADH। एक CO2 भी बाहर चला जाएगा और ये बनाएगा 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल-CoA। तो 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा सक्सिनिल-CoA। एंड एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कौन सा होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन ये जो छठी है ये भी है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जो सक्सिनिल-CoA बच्चे लोग, अब तक एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। अब तक 2 NADH फॉर्म हो चुके हैं। अब तक कितने NADH फॉर्म हुए बच्चे लोग, 2 NADH फॉर्म हो चुके हैं, ये भी याद रखना। अब जो सक्सिनिल-CoA है, अब ये करेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। Succinyl-CoA gets converted into succinate. Succinyl-CoA gets converted into succinate. In this reaction, GDP gets converted into GTP. ये रिएक्शन में GDP का कन्वर्जन होता है GTP में। It is an example of substrate level phosphorylation. It is an example of substrate level phosphorylation. Reaction number 7. Enzyme is succinyl-CoA synthetase. Enzyme कौन सा होता है बच्चे लोग, succinyl-CoA synthetase। तो अच्छे से याद रखना है, 5 carbon compound alpha ketoglutarate undergoes oxidative decarboxylation to produce succinyl-CoA. Succinyl-CoA undergoes substrate level phosphorylation to produce succinate. Enzyme is succinyl-CoA synthetase. GDP is converted into GTP. अब succinate जो फॉर्म हुआ है, अब इसका भी होगा डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन।
तो इसमें से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, पर इस केस में NAD+ नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा FAD+ हाइड्रोजन लेके बना देगा FADH2। ये क्या बनेगा? FADH2 बना देगा एंड सक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। जो फ्यूमरेट फॉर्म हुआ है बच्चे लोग, अब ये फ्यूमरेट, इसको वाटर ऐड होगा, हाइड्रेशन होगा, एंजाइम रहेगा फ्यूमरेट, ये बनाता है मैलेट। ये क्या बना देता है बच्चे लोग? मैलेट। तो 9th रिएक्शन के एंडिंग में हमारे पास मैलेट बन गया है। अब ये मैलेट मैं अच्छे से एक बार रिवाइज करा दूं आपको। सक्सिनेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट इस केस में हाइड्रोजन कौन लेगा? FAD+ लेगा। FAD+ हाइड्रोजन लेगा तो बना देगा FADH2 और फ्यूमरेट बनता है। फ्यूमरेट का क्या होता है? हाइड्रेशन। फ्यूमरेट का क्या होगा? हाइड्रेशन। एंजाइम इज फ्यूमरेट और ये बना देता है मैलेट। ये क्या बनाता है? मैलेट। और मैलेट फिर एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट के लिए एंजाइम कौन सा होता है बच्चे लोग? मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो लेता है NADA+ और बन जाता है NADH। क्या बन जाता है? NADH। एंजाइम इज मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ऑक्सैलोएसीटेट से शुरू किया था, हम दोबारा पूरा गोल घूमकर कहां पहुंच गए? ऑक्सैलोएसीटेट पे। इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। बच्चे लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो ये क्रेब्स साइकिल। अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे, एक NADH, दो NADH, तीन NADH। तो ये क्रेब्स साइकिल में 3 NADH फॉर्म हुए। कितने NADH फॉर्म हुए? 3 NADH। FADH कितने फॉर्म हुए? एक FADH2 फॉर्म हो गया है और एक GTP फॉर्म हुआ है। एक क्या फॉर्म हुआ है? GTP। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक क्या बच्चे लोग? एनर्जेटिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। एनर्जेटिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, टोटल ATP फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बन रहे थे? एक ही GTP बन रहा था। और आपको याद रखना है 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। एक GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। सेकेंड, बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से अब 3 NADH बन रहे थे। 3 NADH इज इक्वल टू 3 into 3, क्योंकि हमें पता है एक NADH कितने ATP देता है जी? 3 ATP देता है। तो 3 into 3 ATP इज इक्वल टू 9 ATP। और बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक FADH2 बना है। तो एक FADH2 कितने ATP देता है जी? 2 देता है, 2। तो यहाँ पे 1 into 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP। तो टोटल ATP फॉर्म कितना आएगा? 1 + 9 + 2 इज इक्वल टू 12 ATP। तो एक बार क्रेब्स साइकिल होने पे हमें कितने ATP मिलेंगे? 12 ATP। यहाँ पे खत्म हो गया कि प्रोसेस? नहीं जी नहीं। ट्विस्ट क्या है कहानी में? कहानी में ट्विस्ट ये है कि पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल कितनी बार हो रही है जी? 2 बार। क्रेब्स साइकिल 2 बार हो रही है। क्यों भाई 2 बार क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA। हमारे पास क्या थे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA। तो क्रेब्स साइकिल ने कितनी ATP दे दी है? 12 into 2 इज इक्वल टू 24 ATP। क्रेब्स साइकिल ने टोटल कितने ATP दिए? 24। अगर क्वेश्चन में पूछा सिंगलटन ऑफ क्रेब्स साइकिल विल गिव 12 ATP एंड टोटल क्रेब्स साइकिल विल गिव 24 ATP। अब आपको याद रखना है अगला पॉइंट कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अभी कितने ATP देगा? तो आपको याद रखना है इन ग्लाइकोलिसिस में कितने दिए थे इसने? एक ग्लूकोज ने 8 ATP। सेकेंड, इन कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन आपको पता है कि 2 NADH फॉर्म हुए थे। 2 NADH इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6 ATP। तो 6 ATP मिल गए कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन में। और थर्ड है इन क्रेब्स साइकिल में अभी हमने देखा है कितनी ATP देगा ये? 24 ATP।
या फिर 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 एटीपी। तो एक ग्लूकोज विल गिव 12 8 प्लस 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 38 एटीपी। जहां से हमने शुरू करा था कि एक ग्लूकोज देता है 38 एटीपी, तो वो इस तरीके से देता है। तो बच्चे लोग ये थी आपकी क्रेब्स साइकिल, ये था आपका एनर्जेटिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल, ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम उसकी लोकेशन, उसके एंजाइम्स से लेके उसका एनर्जेटिक्स तक। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम यहीं पे रुकते हैं, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, अगले पार्ट में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तब तक के लिए क्रेब्स साइकिल अच्छी सी वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो सबके सब। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।